नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। रात 10 बजे देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर से जो मिल रही रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अफसरों के मामले में ये पत्र लिखा गया है। अफसरों की सेवा संबंधी नियम पर असहमति जताई गई है। कार्डर नियमों में परिवर्तन का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से इस बाबत रायशुमारी की है, राय मांगी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका उत्तर एक पत्र के माध्यम से दिया है। अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अफसरों के मामले में सेवा संबंधी नियम पर असहमति जताई है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी राजेश जी, बताएं क्या है इस पत्र का मजमून। देखिए, हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों से अभिमत मांगा था कि अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों की सेवा संबंधी नियम पर के संबंध में उनका राज्य सरकारों से अभिमत मांगा था। उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असहमति जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि कार्डर नियमों में परिवर्तन पर जो किया जा रहा है उस पर उन्होंने अपना विरोध जताया है। एक पत्र में उन्होंने कहा है कि निकट भविष्य में इन नियमों के दुरुपयोग की अत्यंत संभावना है। पूर्व में हुई कई घटनाओं में अखिल भारतीय संस्थाओं के सदस्यों को अनावश्यक रूप से लक्षित कर कार्रवाई किए जाने के उदाहरण मौजूद हैं। पूर्व में राज्य एवं केंद्र सरकारों के बीच संतुलन एवं समन्वय के लिए वर्तमान नियमों में पर्याप्त प्रावधान है। अतः छत्तीसगढ़ सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के कार्डर नियमों में संशोधन का पुरजोर विरोध करती है और मांग करती है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मांग करती है कि पूर्वानुसार कार्डर नियमों को यथावत रखा जाए। इस संबंध में आज भूपेश बघेल ने जो पत्र लिखा है उसका यह मजमून था और उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जो नियम है उस पर विरोध जताया है। उसको उन्होंने कहा है कि इस नियम के लागू होने से इसके दुरुपयोग की जो है संभावना वो बन सकती है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पत्र लिख करके अपनी असहमति राज्य की तरफ से जताई गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से इस पर राय मांगी थी और इस पर राय राज्य ने अपनी तरफ से दी असहमति जताते हुए। इधर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अपना थीम सॉन्ग जारी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको जारी किया। चुनावी थीम सॉन्ग में धार्मिक नगरी अयोध्या, काशी और मथुरा को केंद्र बिंदु रखा है। इसमें यूपी सरकार की उपलब्धियां हैं। भाजपा की इस नई प्रचार लाइन को योगी आदित्यनाथ ने जब पेश किया तो इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी उपस्थित थे। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सपा, बसपा, कांग्रेस सभी दलों के ऊपर जमकर प्रहार किया। कहा कि वंशवादी और जातिवादी राजनीति का दौर अब प्रदेश में खत्म हो चुका है। प्रचार अभियान को गति देने जा रहे हैं। वहीं आज मैं कह सकता भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश की आवश्यकता है और इसी भाव के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार अभियान का शुभारंभ भी किया है। अपना थीम सॉन्ग भी यहाँ पे लॉन्च किया है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। दिल्ली के इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ समाहित कर दिया, मिला दिया। इंडिया गेट पर इस अमर जवान ज्योति को 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शहीद हुए लोगों की याद में बनवाया गया। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे 26 जनवरी 1972 को देश को समर्पित किया था। तब से लेकर अब तक यहाँ एक ज्योति जल रही थी। 300 मीटर दूरी पर केंद्र सरकार ने 2019 में एक वॉर मेमोरियल बनाया है। वहाँ 25 फरवरी 2019 को अमर जवान ज्योति जलाई गई थी। परेड और एक सैन्य समारोह के साथ ही दोनों ज्योति का विलय कर दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे शहीदों की ज्योति को बुझाना करार दिया। कहा कि सरकार आने पर वो दोबारा इसको जलाएंगे। इंडिया गेट पर आजाद हिंद फौज के सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रतिमा का निर्माण कार्य चल रहा है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी की एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस बात का स्वागत किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग और जल शक्ति मंत्री
राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगाने की घोषणा कर उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि इसके पहले गणतंत्र दिवस से जुड़े आयोजन 24 जनवरी से शुरू होते थे, लेकिन इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के जन्मोत्सव यानी कि 23 जनवरी से इन कार्यक्रमों की शुरुआत की घोषणा की। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले जबलपुर संस्कार धानी ने ही एक पहचान दी थी। जबलपुर की पवित्र धरती पर खड़ा हूँ। संस्कार धानी ने नेताजी को सबसे पहले पहचान दी थी और आज प्रधानमंत्री जी ने उनको सर्वोच्च सम्मान दिया है। ये सेलिब्रेशन अब नेताजी की जन्म जयंती 23 जनवरी से शुरू होगा और 26 जनवरी तक चलेगा। नेताजी को ये सम्मान उनकी 125वीं जयंती के संपूर्ण होने पर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान समर्थक फेक न्यूज फैलाने वाले 35 यूट्यूब चैनल के ऊपर बैन लगा दिया। इसके अलावा भारत विरोधी फेक न्यूज फैलाने वाली 2 वेबसाइट पर भी प्रतिबंध लगाया है। साथ ही सरकार ने 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट को भी ब्लॉक किया। सरकार ने आईटी नियम 2021 के तहत इन पाकिस्तानी अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियां इन अकाउंट्स और वेबसाइट को काफ़ी दिनों से मॉनिटर कर रही थीं। इसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय को इसके बारे में जानकारी दी गई। अपनी दुनिया नेटवर्क के तहत 14 यूट्यूब चैनल और साथ ही तलहा फिल्म्स नेटवर्क के तहत 13 यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान से चल रहे थे। ये सभी के सभी चैनल भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखते हुए फेक खबरें फैला रहे थे। इनमें कश्मीर, भारतीय सेना, देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही थी। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने दरिमा इलाके में कुछ गांवों का दौरा किया, धान खरीदी की स्थिति की समीक्षा की। अमरजीत भगत कर्रा, करजी और दरिमा स्थित धान खरीदी केंद्रों पर पहुंचे। बारिश के दौरान धान खरीदी में आई बाधा के कारण धान खरीदी प्रभावित होने की जानकारी ली। साथ ही ये निर्देश दिया कि किसी भी तरीके से जायज़ किसान धान बेचने से वंचित न रहें। इसके अलावा अवैध धान न खपाई जा सके, इसे लेकर भी समिति से लेकर जिला प्रशासन तक अफसरों को अलर्ट रहने कहा है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा के दरिमा एयरपोर्ट पर निरीक्षण के लिए भी पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ साथ पीडब्ल्यूडी के अफसर और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। खाद्य मंत्री ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का जायजा लिया, आवश्यक निर्देश दिए। मां महामाया दरिमा एयरपोर्ट में रनवे के विस्तार का काम किया जा रहा है, जिसके तहत करीब 48 करोड़ की लागत से 1800 मीटर रनवे का निर्माण हो रहा है। साथ ही रनवे को मजबूत प्रदान करने के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो सकता है। इसके लिए फरवरी के पहले हफ्ते में अधिसूचना जारी की जा सकती है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार सत्र देर से शुरू होगा। हर साल बजट सत्र की शुरुआत फरवरी में हुआ करती है, लेकिन इस बार देरी से शुरुआत होगी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की है और इसके बाद मार्च में बजट सत्र रखने पर सहमति बनी है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे भी इस चर्चा में मौजूद रहे। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक और विभिन्न विंग के पदाधिकारी इन दिनों 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट पूरा करने में जुट गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि कांग्रेस सदस्यता का ये अभियान 31 मार्च तक चलेगा। इस अभियान में कांग्रेस के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हैं। डिजिटल मेंबरशिप अभियान भी जल्दी शुरू होगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति की गई। शनिवार से इन प्रभारियों को डिजिटल मेंबरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद से सदस्यता अभियान में और तेजी आएगी। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम निर्धारित तिथि तक 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।
इसी क्रम में रायपुर पश्चिम के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने अपने विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की सदस्यता का रिन्यूअल किया। सैकड़ों नए लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मेंबरशिप अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार जल्द से जल्द डिजिटल और ऑनलाइन मेंबरशिप भी होगी, जिसकी भी शुरुआत जल्द होने वाली है। उसको भी सुचारू रूप से कैसे प्रचार प्रसार करना है और कांग्रेस की विचारधारा से जो को मानने वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जोड़ना है, इसको लेकर तमाम कांग्रेस के साथी बहुत सक्रियता के साथ अलग अलग वार्ड में अभियान के तहत मेंबरशिप और सदस्यता अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। मुरैना दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से खाद की किल्लत को लेकर बातचीत की। किसानों ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि जिले में खाद की किल्लत रहती है, लाइनें लगानी पड़ती हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी देती है, लेकिन विदेश की सरकारें हमेशा देश की सरकार को झुकाने और ब्लैकमेलिंग का काम करती हैं। फिर भी देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए खाद की व्यवस्था करते हैं। खाद की किल्लत को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुझे भी खाद की किल्लत को लेकर बड़ी चिंता रहती है। सरकार खाद को लेकर हमेशा चिंतित रहती है, किसानों को कम दाम पर खाद की व्यवस्था कराती है। देश में खाद का जो संकट रहता है ये विदेश के कारण है। खाद और खाद बनाने में कुछ केमिकल विदेश से आते हैं। आज की बात आई तो निश्चित रूप से सही है, क्योंकि खाद जब कम होता है तो मेरे लिए भी परेशानी होती है। मैं भी सवेरे शाम तक फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को फोन करता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। सरकार का काम ये है कि कितने भी पैसे में मिले, लेकिन तुम्हें 266 में मिल जाए। चलिए अब कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में आज 5029 नए कोविड मरीज सामने आए। छत्तीसगढ़ में 6001 मरीज आज स्वस्थ हुए हैं और पॉजिटिविटी दर 10.67% पर पहुंच गई। बीते 24 घंटे में 8 मरीजों की संक्रमण ने जान ली। कोरोना का अपडेट आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को 5029 नए कोविड मरीज मिले। 6001 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पॉजिटिविटी दर 10.67% है। पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की मृत्यु हुई है। छत्तीसगढ़ में 18 साल से ज्यादा उम्र के 99% लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। वहीं 68% को दोनों टीके लग चुके हैं। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के 55% से अधिक किशोरों को पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं 1,47,165 नागरिकों को प्रिकॉशन डोज भी लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक कुल 3,38,00,000 लोग 2,173 टीके लग चुके हैं। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक के 1,94,07,335 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 1,33,41,649 नागरिकों ने दोनों टीके लगवा लिए। प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ष के टीकाकरण की शुरुआत के बाद से अभी तक 9,06,024 किशोरों को टीके लग चुके हैं। चलिए मध्य प्रदेश का भी अपडेट आपको दे दें। कोरोना का मध्य प्रदेश में कोरोना के 9,603 नए मरीज मिले। बीते 24 घंटे के दौरान 4 मरीजों की मृत्यु हुई है। 4,255 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश में 55,085 कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में आज 90,864 लोगों को टीके लगे। अब तक 10.84 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण प्रदेश में हो चुका है। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट एक जमाने में भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। यहां जो पैसा दिल्ली से जाता था वो जनता तक पहुंचता नहीं था। अब गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज जो पैसा दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट के लिए जाता है वो पूरा का पूरा विकास पर खर्च होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने के निर्णय का स्वागत करते हैं। ये निर्णय नेताजी के 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उनके प्रति सम्मान की राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। राहुल गांधी ने लखनऊ में कहा कि रोजगार छोटे और मीडियम व्यवसाय से आते हैं, रोजगार बड़े बड़े व्यवसाय से कम आता है। आरोप लगाया कि भाजपा की नीति छोटे व्यापारियों को खत्म करने की है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोरोना के समय सरकार की ओर से लिए गए गलत निर्णयों के चलते 14 करोड़ युवाओं ने रोजगार खो दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनता जब तक जवाबदेही नहीं मांगेगी तब तक कोई नेता जवाबदेह नहीं बनेगा। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद से आपका पेट नहीं भरेगा। इससे सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों को ही फायदा होगा। कुछ और खबरें देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनियों ने गर्मी के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी। बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक इस साल पीक सीजन में बिजली की मांग लगभग 5,500 मेगावाट तक पहुंच सकती है। बीते साल गर्मी के सीजन में खरीफ फसलों के लिए कृषि पंप चलाने से बिजली की डिमांड लगभग 5,100 मेगावाट के आसपास थी। इस डिमांड को मैनेज करने के लिए वितरण कंपनी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि राज्य के जनरेशन प्लांट से महज 1900 मेगावाट की बिजली मिल पा रही थी। बिजली वितरण कंपनी के मुताबिक अधिकतम मांग 5,500 मेगावाट तक जा सकती है, लिहाजा अभी से बिजली की व्यवस्था की प्लानिंग जारी है। जनरेशन कंपनी के साथ साथ सेंट्रल पूल से बिजली लेने के अलावा निजी कंपनियों से पावर परचेज एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि लोड शेडिंग की स्थिति नहीं आएगी। 33 परिवहन के उपकेंद्रों में क्षमता बढ़ाई गई और नए पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए। वो सब इतने बड़े स्तर पे हुए हैं, उसके कारण कहीं पे भी अब ओवरलोडिंग की स्थिति नहीं रहेगी। जो 33 केवी लाइन, 11 केवी लाइन जो ओवरलोड हो रहे थे, उनका भी काम चालू हो गया है। जनरली फरवरी के बाद में पावर की डिमांड बढ़ती है, उस समय फिर बढ़ना चालू होता है। जैसा अभी 3500-3600 है, वो 3800 हो जाएगी और अंततः हो सकता है 4600 मेगावाट भी अप्रैल में भी पहुंच जाए। उसमें थोड़ी दिक्कत जाती है। सरगुजा के ग्राम कुंदी कला में दो समुदाय के बीच हुए विवाद पर राजनीति जारी है। एक तरफ पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया, साथ ही प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक जांच दल गठित किया, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कुंदी कला पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। भाजपा ने पुलिस प्रशासन पर दूसरे पक्ष के लोगों को बचाने का गंभीर आरोप लगाया। विष्णुदेव साय ने कहा कि इंदर भगत के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई हुई तो भाजपा सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। इधर कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कांग्रेस का कहना है कि गांव का माहौल सौहार्दपूर्ण है। पीड़ित परिवार को पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा है। भाजपा वहां जाकर माहौल बिगाड़ना चाहती है। 11 दिन हो गया है और 11 दिन में धाराएं बदली नहीं गई हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ है। जमानती धारा लगाकर उनको उसी दिन छोड़ दिया गया है। ये सरासर अन्याय है और इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। सारी स्थिति सामान्य है। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उस गांव में जाना और एक जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, उस वातावरण को फिर से उकेरना, ये उचित नहीं है। बिलासपुर के तोरवा इलाके में मंदिर से लौट रही नाबालिग लड़की का रास्ता रोककर युवकों ने गैंगरेप किया। पुलिस के मुताबिक 13 साल की लड़की 5वीं तक की पढ़ाई के बाद घरेलू काम करती है। गुरुवार देर शाम वो मोहल्ले के एक मंदिर में गई थी, जहां से लौटते वक्त महामंद इलाके में रहने वाले सूरज यादव, महेश पासी, सूरज सूर्यवंशी और दीपक निषाद ने उसे बलपूर्वक रोका और चिल्लाने पर मुंह दबाकर एक सुनसान जगह पर ले गए। 2 युवक रखवाली करते रहे और 2 युवकों ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया। इस घटना के बाद सभी युवक भाग गए। बच्ची के देर तक घर न पहुंचने के बाद परेशान परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की और इस बीच बच्ची बदहवास हालत में आती दिखी। उसने घर वालों को आपबीती बताई, जिसके बाद तोरवा थाने परिजन पहुंचे। आरोपी सूरज यादव, महेश पासी, सूरज सूर्यवंशी, दीपक निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
पीड़िता वहाँ से गुजर रही थी, तब कुछ लड़के उसको ज़बरदस्ती समीप की झाड़ियों में ले गए और 4 आरोपियों में से 2 ने उसके साथ अनाचार किया और 2 जो है सहयोगी की भूमिका में थे। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। तो रात 10 बजे में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।